दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर जिन विश्लेषण को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, कहीं न कहीं उसमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी का इन्वॉल्वमेंट है या कि उनसे जुड़ी खबर है। एक खबर ओम बिरला जी को राहत देने वाली है या कहें कि उनके परिवार को भी राहत देने वाली है। वहीं दूसरी खबर में नोक-झोंक, रार, तकरार जो हो रहा है और होता रहेगा, उससे जुड़ी हुई है। हम दोनों खबरों का विश्लेषण सटीक आपको बताएंगे। उसके पहले आप सबसे वही गुजारिश, निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को, हमारे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों आते हैं हम अपने समाचार के इस पूरे न्यूज के एनालिसिस पे। सबसे पहले हम आते हैं बजट सत्र की तरफ। देखिए, बजट सत्र में तकरार होना था, विवाद होना था, ये लाजमी था, क्योंकि लोकसभा, जो वर्तमान लोकसभा है, वो जिन लोगों के सहारे सरकार चल रही है, उनका ध्यान रखना लाजमी है और ये सब लोग जानते हैं कि ध्यान रखा जाएगा। जैसे ही बजट पेश हुआ है, उसके बाद सीधे तौर पर कहा गया कि ये बजट आम जनमानस का बजट नहीं है, बल्कि कुर्सी बचाओ बजट है। ये विपक्ष का दावा था कि कुर्सी को बचाने के लिए आंध्रा और नीतीश कुमार जी के लिए थैली खोल दी गई। लेकिन बिहार के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हमारी इतनी पुरानी मांग, अगर नीतीश कुमार के सहारे राज्य और केंद्र की सरकार चल रही, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं करती है, तो उनके इरादे क्या हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। ये एक ऐसा मौसम था जब उनको लग रहा था कि इस मौसम में एनी कंडीशन मोदी जी की सरकार बिहार को ये पैकेज देगी, लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने पहले ही दिन इसको साफ टाटा बाय बाय कर दिया। कोई उम्मीद नहीं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए। ये तो बात बजट की चल रही थी, लेकिन आज तकरार का दिन था। मित्रों, जब भी देखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ओम बिरला जी की एक साख है, तेज तर्रार, और पिछले अगर ध्यान दें कि जो पिछला लोकसभा थी, उसमें तो काफी ऐसे लगता है कि उनके इशारे पे ही लोकसभा चल रही है। इस बार थोड़ा सा मामला कहीं और जा रहा है। आज मौका था ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का। आज अभिषेक बनर्जी बोलने को खड़े हुए। निश्चित रूप से युवा चेहरा थे और बेबाक बोलने वाले। हम समझते शायद पहली बार लोगों ने टीवी चैनल्स पे इतना बेबाक बोलते हुए अभिषेक को देखा होगा, लेकिन बोले तो क्या बोले। अभिषेक बनर्जी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल के साथ जो बजट में नाइंसाफी हो रही है, उसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कितने सालों से हमें केंद्र की सरकार बताए कि मनरेगा पे कितने पैसे हमें दिए गए। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने साफ कहा मणिपुर को कितना पैसा दिया गया। उनका सिर्फ उन सरकारों को, उन लोगों को खुश किया गया है जो सरकार के अंदर बैठे हैं या सरकार को सहारा दे रहे हैं। तो क्या ये बजट बेसहारों को सहारा देने का है? ये बेसहारों के लिए था। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के लिए ये सौतेला बजट है और लगातार मोदी सरकार सौतेलापन दिखा रही है। मामला और तीखा होता चला गया। उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, नोटबंदी का मामला उठाया, और जैसे ही उन्होंने नोटबंदी का मामला उठाया, लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत उनको शांत कराने की कोशिश की। बस यहीं से शुरुआत हो गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 2016-2019 की बात मत करिए, इस बजट की बात करिए। बस अभिषेक ने उनकी बात को पकड़ लिया और वो करारा जवाब दिया। उसने पूछा कि माननीय स्पीकर महोदय, आप लोकसभा के स्पीकर हैं, किसी दल के नहीं।
जब भाजपा के लोग नेहरू की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, 50 साल पुराने मुद्दे को उठाते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, तो आप शांत होते बैठे रहते हैं। और जब हम इस सरकार, इस रिजीम की सरकार के बारे में बात करते हो, आप मुझे चुप करा रहे हो। ये सौतेलापन नहीं चलेगा, ये पारदर्शिता इसमें चाहिए। हमें आपसे उम्मीद है कि आप सभी के स्पीकर हैं और आप लगातार विपक्ष के लोगों को चुप कराने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। बिरला जी अपने फॉर्म में आ गए और उन्होंने साहब कहा बैठ जाइए, हम सबका ध्यान रखते हैं, सबको रोकते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि आपने कहा था कि इस सदन का जो नेता नहीं होगा, इस सदन का जो सदस्य नहीं होगा, उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल हैं, यहां पे बीजेपी के लोगों ने उनके नाम से बोलने की कोशिश की, आप क्यों चुप रहे? उनका मैंने उस पूरे मैटर को लोकसभा के सदन की कार्रवाई से हटा दिया है। उनका नहीं, आप उनको बोलिए कि पहले वो माफी मांगे। अगर हमें बोलने पे आप रोकते हो तो उनको आपने क्यों नहीं रोका? मामला और तीखा होता चला गया, बहस और बढ़ती चली गई और यहां तक ऐसी तकरार हो गई कि सीधे सीधे उन्होंने ओम बिरला जी को ही एक तरह से कहा जाए तो आड़े हाथों लेने की कोशिश करी। वक्त तो था ही ऐसा और विपक्ष पहले से मजबूत था। लेकिन इस पूरे कवायद में देखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, अमित शाह बैठे थे, राजनाथ सिंह बैठे थे, गडकरी जी बैठे थे, लेकिन एक अमूल शांति दिख रही थी। वो तेज तर्रार चमक वाला चेहरा पार्लियामेंट के अंदर दिख नहीं रहा था। यद्यपि वेस्ट बंगाल का जब कोई व्यक्ति बोलता है तो जो भाजपा के लोग हैं वेस्ट बंगाल की, वो चढ़ाई कर देते हैं और चढ़ाई हुई, हल्ला हुआ, लेकिन हल्लों के बीच में हो हल्ला बसता रहा, लेकिन अभिषेक बोलते रहे, बेतहाशा बोले और वो कहीं भी स्पीकर महोदय के कहने पर रुके नहीं। उन्होंने हर वो चर्चा की, हर वो चीज बताने की कोशिश की जो कि उनको लगता था कि यहां पर सही नहीं है। उनका इसी सदन में इमरजेंसी की बात होती है, 70 साल पुरानी बात होती है, नेहरू गांधी की बात होती है, आप शांत रहते हैं क्यों? तब वो पारदर्शिता कहां चली जाती है? हम जब बात करते हैं नोटबंदी की, जहां हजारों लोग मर गए, तो आप शांत रहते हैं, कहते शांत रहो। इसे उन्होंने कहा कि इसी सदन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 700 किसान मारे गए थे, 1 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई। आपको यहां बता दें, माफिया अतीक अहमद मरा था, उसके लिए पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी गई थी। समय समय का फेर है, क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर था। विवाद अपने रूप में बहुत बढ़ता चला गया और ये विवाद रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यहां बात सिर्फ बजट की नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अभी भी ये मोदी सरकार नहीं समझती है तो राम के नाम पे मोदी सरकार अयोध्या हारी है, और जो हम राम को लेके आए हैं, राम के लोगों को, उसके बाद ये बद्रीनाथ भी हार गई है। ये हर्ष भाजपा का जो हो रहा है, इसकी जिम्मेदार भाजपा खुद है। उसका खुद का अति आत्मविश्वास है जो हमेशा उसने दूसरों पर लादने की कोशिश की है। अभी भी आप सचेत जाओ, वरना उन्होंने बहुत साफ का मौसम बदलने वाला है। कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए। और अपने तेज तर्रार भाषण में उन्होंने तमाम वेस्ट बंगाल की बात की, लेकिन भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की बात की। वही साफ यह है कि विपक्ष और लोकसभा स्पीकर के अंदर जो रिश्ते थे, उसमें कहीं ना कहीं खटास साफ नजर आई, क्योंकि ऐसे कई अवसर आए हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर वही हैं जब पिछले सत्र में, या कहें जब पिछले लोकसभा के 17वीं लोकसभा में एक दिन के अंदर ओम बिरला जी की सदारत में चल रही लोकसभा में 100 लोगों को एक दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया गया था। क्या अब ऐसा हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। वक्त बदला है, ये सच है। जिम्मेदारियां बढ़ी हैं लोगों की, तो जिम्मेदारियां घटी भी। वो समय बिल्कुल नहीं है कि आप सीधे तौर पर कुछ भी किसी को बोल दें और शांति से बैठ के सुन लेगा। मुझे याद है कि जब ये पहला सेशन 28वीं लोकसभा का हुआ था, तो माननीय बिरला जी ने कहा था कि जब लोकसभा का स्पीकर खड़ा हो जाता है तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। और ये एक ही बार हम समझाएंगे, बार बार नहीं। कहना बहुत आसान था,
लेकिन करना इतना आसान नहीं होगा। वही अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि ओम बिरला जी की बेटी की से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों, ओम बिरला जी की बेटी एक IRPS अधिकारी है और इसको लेकर माननीय कोर्ट का कुछ आदेश आया है। भारतीय रेल कार्मिक सेवा IRPS के अधिकारी और ओम बिरला जो स्पीकर है, उनकी बेटी अंजलि ओम बिरला ने मानहानि के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X और गूगल को यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो उनके खिलाफ पोस्ट लगाई गई उसको तुरंत हटाया जाए। ये पोस्ट थी क्या? क्योंकि अंजलि ने आरोप लगाया था कि इंटरनेट मीडिया ने ये प्रसारित किया जा रहा था कि उनके पिता के प्रभाव में वो UPSC की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, यानी उनका अपना खुद का कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं थी, पिता के प्रभाव में उन्होंने जो है UPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला अंजलि के पक्ष में है और विचाराधीन पोस्ट मानहानि कारक है। अंजलि के अधिवक्ता ने इंटरनेट मीडिया पर आरोप लगाया था कि अंजलि बिरला को पेशे से मॉडल बताया जा रहा था और ये दिखाने की कोशिश की गई कि चूंकि उनके पिता लोकसभा के स्पीकर हैं, इसलिए उनके प्रभाव में आकर के उनको जो है ये UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करा दिया, वो भी बिना एग्जाम दिए। ऐसे आरोप इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया पे लगाए गए थे। इसमें जो है देखा गया कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे, इसके अंदर काफी हद तक बकवास या अफवाह थी। लेकिन जब सोशल मीडिया में कोई भी खबर वायरल होती है तो निश्चित रूप से वो प्रभावित करती है इमेज को। और जो बच्चे पढ़ लिख कर के कुछ करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके फादर MP हैं, MLA हैं या मंत्री हैं या लोकसभा अध्यक्ष हैं तो उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते या पढ़ते नहीं हैं। हाँ, हर केसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां चीटिंग होती है, मिसलीडिंग होती है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर अपनी मेहनत से आता है तो सीधे तौर पर बिना किसी जानकारी के आप उसको, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी को एक खबर वायरल कर दीजिए, उसके बाद आप सफाई देते रहिए, सॉरी बोलते रहिए। मानहानि की पोस्ट हट जाने से क्या अंजलि बिरला की जो ख्याति है, जो उसकी इमेज है, जो खराब हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शक की सुई तो सोशल मीडिया ने घुमा दिया। अब देखिए, अंजलि के अधिवक्ता ने जो सीधे तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया और इस पर जो आरोप लगाया था, उनका कहना था कि ये जो इंटरनेट मीडिया है, इसने साजिश के तहत ओम बिरला जी और उनकी बेटी की इमेज को खराब करने की कोशिश की। इनका मकसद ही ये था कि उनकी इमेज को खराब करें। उनके वकील ने 16X के जो X या उसका है, उन्होंने 16X खातों का विवरण दिया जिसमें ध्रुव राठी का मामला भी उठाया है। उन्होंने कहा ध्रुव राठी ने भी उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है। विवरण में दावा किया गया था कि पोस्ट में अंजलि को IAS बताया, जबकि अंजलि IAS ना होकर IRPS अधिकारी है। अब देखिए कितनी रीडिंग है। गौरतलब है कि X और फेसबुक के जो उपयोगकर्ता थे, उन्होंने ये जो है वायरल खबर की कि अंजलि ने बिना एग्जाम दिए UP की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि उनके फादर लोकसभा अध्यक्ष थे। चीजों की देखिए मिसलीडिंग कैसी होती है, और इस पर क्या खबर वायरल हो गई। आज कितने साल हो गए हैं, अभी तक वो बेटी अपने पिता के प्रभाव के कारण बनी, ऐसा खबर वायरल हो गई। अंतोगत्वा इतने प्रभाव में होने के बावजूद उनको न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़े। जब इसमें थोड़ी खोजबीन की गई तो पाया गया कि इसमें टोटली ये खबर बकवास थी। अंजी ने जो परीक्षा के UPSC के सारे चरणों की परीक्षा दी, एग्जामिनेशन उसने क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद जो है वो IRPS अधिकारी बनी। देखिए, इसमें बहुत साफ चीज देखी गई कि जो फेसबुक और X के ये सोशल मीडिया के अकाउंट हैं या जो इसका प्लेटफॉर्म है, उसका मिसयूज हुआ है। अब माननीय न्यायालय इस पर आगे क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल तो उन्होंने इस मानहानि के दावे के तहत पहले इमीडिएट पोस्ट हटाने की बात की है, लेकिन दावे पूरी तरह से खारिज हैं। जितने भी बहुत सारे चैनल्स ने भी इसकी खोजबीन की थी और उन्होंने पाया था कि अंजलि ने पूरा UPSC का एग्जाम दिया है, सारे चरणों का एग्जाम दिया है, एग्जामिनेशन में वो बैठी है, एग्जाम क्वालिफाई किया है।
दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी खबर, ख़ासतौर से चूँकि सोशल मीडिया का वक़्त है, कोई भी खबर देने से पहले एक बार आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि किसी की छोटी से छोटी खबर किसी के साख को बट्टा लगा सकती है और वो साख वापस नहीं आती। आप एक पोस्ट हटा देंगे या एक पोस्ट पे सॉरी लिख देंगे, इससे किसी की साख वापस नहीं आती है। एक सवालिया निशान उसकी ज़िंदगी पे हमेशा के लिए लग जाता है। अब सिर्फ़ उसको सफाई देते रहना पड़ता है। ये चीज़ें गलत हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए सरकार को भी एक सख्त कानून लाना चाहिए कि इस तरह की मिसलीडिंग, इस तरह की बकवास खबरों से किसी के भविष्य के ऊपर सवालिया निशान लग सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जिन लोगों ने, मैं फिर कहूँगा निवेदन के तौर पर, कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस प्रोग्राम को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहें। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर मैं एक समाचार विश्लेषण के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होऊँगा। नमस्कार।